सो आज हम करने वाले हैं डायनेमिक बाइंडिंग। ठीक है, ऑलरेडी ओवरराइडिंग मैंने लास्ट क्लास में करा दिया था। आज हम करेंगे डायनेमिक बाइंडिंग। यार देखो, डायनेमिक बाइंडिंग मतलब क्या होता है। देखो, बाइंडिंग मतलब क्या होता है, मैकेनिज्म होता है जो क्रिएट करता है एक लिंक को। ठीक है, किसके बीच में? मेथड कॉल और मेथड के बीच में क्या करता है, एक डायनेमिक बाइंडिंग क्रिएट करता है। जैसे अभी यहाँ पे क्या है कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, एक हमारा कॉन्सेप्ट है। ऑब्जेक्ट के भी काफी सारे क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। ऑब्जेक्ट रिजॉल्व होता है या तो कंपाइल टाइम पे या तो रन टाइम पे। ठीक है। अब डायनेमिक बाइंडिंग क्या होती है? डायनेमिक बाइंडिंग जो होता है ना, वो आपको रेफर करता है। ठीक है, किस चीज को रेफर करता है? लिंकिंग। लिंकिंग को रेफर करता है बिटवीन मेथड कॉल एंड मेथड इम्प्लीमेंटेशन के बीच में, है ना। और ये क्या करता है, ये रिजॉल्व करते हैं होते हैं कब? एट रन टाइम। ठीक है, या फिर हाँ, ये रन टाइम पे ही होता है। डायनेमिक बाइंडिंग जो होता है ना, वो रन टाइम पर ही होता है। और इसको एक तरीके से क्या कहते हैं, डायनेमिक बाइंडिंग को कहते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी कहा जा सकता है, या फिर आप कह सकते हो लेट बाइंडिंग। ठीक है। डायनेमिक बाइंडिंग यूज ऑब्जेक्ट किसके लिए? टू रिजॉल्व बाइंडिंग। ओके। अब डायनेमिक बाइंडिंग के ना कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। क्या होते हैं? कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ये कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? अभी तो मैंने आपको ये बता दिया, लिंकिंग। ठीक है, एक तो मैंने ये बता दिया। दूसरा हो गया रिजॉल्व मैकेनिज्म। रिजॉल्व मैकेनिज्म। ओके। ये क्या हो गया, आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। लिंकिंग मतलब मैं फिर से बता देता हूँ, लिंकिंग मतलब होता है लिंकिंग बिटवीन मेथड कॉल एंड मेथड इम्प्लीमेंटेशन इज रिजॉल्व एट रन टाइम। ओके। अब रिजॉल्व मैकेनिज्म क्या होता है? डायनेमिक बाइंडिंग यूज ऑब्जेक्ट टाइप टू रिजॉल्व बाइंडिंग। ओके। अब एग्जांपल इसका समझ लीजिए, जैसे कि आपने मेथड ओवरराइडिंग पढ़ा था ना, मेथड ओवरराइडिंग में क्या हो रहा था। अब यहाँ पे मेथड ओवरराइडिंग ही यहाँ पे एक एग्जांपल है आपका डायनेमिक बाइंडिंग का। ठीक है। ओवरलोडिंग तो कंपाइल टाइम पे होता है, मेथड ओवरराइडिंग रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए मैं इसको है ना कोड के थ्रू समझाता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा, है ना। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, क्लास बना लेता हूँ। यहाँ पे क्लास बनाया मैंने एनिमल नाम का। चलिए, सो मैं इसके अंदर पास कर देता हूँ एक मेथड। ठीक है, तो पब्लिक वॉइड एंड मेथड का नाम है मूव रख देता हूँ। ठीक है, ये मैंने मेथड का नाम लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्रिंट कराते हैं, इसके अंदर रख देते हैं कि एनिमल एनिमल कैन मूव। ओके। सो ये मैंने एक मेथड बना दिया। अब हम क्या करते हैं, चाइल्ड क्लास बनाते हैं। क्लास चाइल्ड का नाम रख देते हैं डॉग। ये क्या करेगा, एक्सटेंड करेगा किससे? आपके एनिमल की क्लास से। ठीक है, एनिमल की क्लास से एक्सटेंड करेगा। अब यहाँ पे बनाते हैं पब्लिक वर्ल्ड मूव नाम का हमने इसके अंदर बना दिया। अब इसके अंदर क्या करते हैं, प्रिंट करा देते हैं डॉग कैन वॉक एंड रन लिख देता हूँ। कैन वॉक डॉग कैन वॉक एंड रन। ठीक है, यही काम करता है। अब हम मेन फंक्शन बनाते हैं। मेन फंक्शन बनाते हैं पब्लिश स्टैटिक वर्ड में। अरे एक मिनट, इसी के अंदर बना देता हूँ ना। मेन फंक्शन बनाया। अब यार यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि यार इसमें डायनेमिक बाइंडिंग का हुआ है ना। अब देखिए डायनेमिक बाइंडिंग, ये तो आपने पढ़ लिया था कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक ओवर राइडिंग का मैंने यहाँ पे कोड लिख दिया। जैसे आप ऑब्जेक्ट बना के प्रिंट कराओगे तो ये वाला प्रिंट हो जाएगा, है ना। अब देखिए मैं यहाँ पे डायनेमिक बाइंडिंग कैसे करूँ। सबसे पहले मैं क्या करूँ, यहाँ पे एनिमल की क्लास बनाता हूँ। एनिमल की क्लास बना लेते हैं और इसका नाम मैं रख देता हूँ ओबीजे इक्वल टू न्यू कीवर्ड का रखते हैं, और एनिमल की यहाँ पे ना ऑब्जेक्ट बना दे, क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया। अब यहाँ पे डायनेमिक बाइंडिंग करने वाला है। डायनेमिक बाइंडिंग क्या होता है, आपने क्या करा, एनिमल क्लास ली। ठीक है, आपने एनिमल क्लास ली, ऑब्जेक्ट नाम रखा, ओबीजे वन रख दिया। और आप किसके लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं? डॉग की क्लास के लिए। किसके लिए? डॉग की क्लास के लिए, जो डॉग क्लास है ना उसके लिए।
तो ये जो आप देख रहे हो ना यहाँ पे, ये जो आपने नीचे किया है, ये होता है डायनेमिक बाइंडिंग। डायनेमिक बाइंडिंग, इसको डायनेमिक बाइंडिंग कहा जाता है, ठीक है। अब वही फिर सेम फंड है, नए नए नाम दे दिए गए हैं ये, और रख दिया गया। पूछ लेते हैं भाई याद रखना डायनेमिक बाइंडिंग किसको कहते हैं, तो इसको कहते हैं। और होता क्या है वो भी चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। क्या होता है डायनेमिक बाइंडिंग, बताइए, कोई बताना चाहेगा? बताना चाहेगा डायनेमिक बाइंडिंग क्या होता है? डायनेमिक बाइंडिंग रेफर टू द प्रोसेस जिसमें क्या होता है, लिंकिंग बिटवीन मेथड कॉल एंड मेथड इम्प्लीमेंटेशन इज रिजॉल्व टू अ रन टाइम, ठीक है। कहाँ पे होता है रिजॉल्व? रन टाइम पे। डायनेमिक बाइंडिंग को कहते ही रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं या फिर लेट बाइंडिंग कहते हैं। तो डेफिनेशन है यार, याद रखना। कोड तो वैसे बहुत मुश्किल पूछते हैं, इसके बारे में पूछते कि होता क्या है, ठीक है। अगर आपको डेफिनेशन ना याद आए, है ना, तो आप अपने माइंड में एक एग्जांपल क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि ये मैंने एग्जांपल क्रिएट किया है यहाँ पे। बोल सकते हो कि आप सबसे पहले हम पेरेंट क्लास बनाएंगे एंड चाइल्ड क्लास बनाएंगे, एंड देन हम क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। फिर मैं क्या करूँगा, पेरेंट क्लास से ही चाइल्ड क्लास को ऑब्जेक्ट बना दूंगा, जो देखो यहाँ पे हुआ है ना। ये होता सिंपल से, इस तरीके से ही बोल सकते हो, है ना। बट टेक्निकल वे में बोलोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मैं क्या करता हूँ, कॉल करा लेता हूँ अभी यहाँ पे किसको, मेथड को मूव, और मैं यहाँ से ओबीजे वन से भी डॉट मूव इसको कॉल करा लूँगा, ठीक है। सेव करते हैं और इसको मैं रन कराता हूँ। तो देखिए चल गया, डायनेमिक बाइंडिंग इसको कहा जाता है। आई होप ये वाला समझ में आ गया होगा, डायनेमिक बाइंडिंग क्यों कहते हैं, किस लिए वर्क करता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि डायनेमिक बाइंडिंग एक तरीके से और हो सकती है, ठीक है। जब आप क्या करते हो, इन्वोक करते हो सुपर क्लास को, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या है कि ओवरराइड होता है आपका मेथड, है ना। अब अगर मैं यहाँ से इसको कमेंट कर देता हूँ और मैं रन कराऊंगा, है ना, अगर मैं रन कराऊँ तो आपको क्या प्रिंट होगा, डॉग कैन वॉक। सॉरी, मैंने किसका ऑब्जेक्ट बनाया, एक मिनट मैं इसको अनकमेंट करता हूँ, एनिमल वाले ऑब्जेक्ट को हटा देता हूँ, ठीक है। अब देखो मैंने चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाया, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट है, मूव मेथड रखा हुआ है, बट वो एक्सटेंड कर रहा है किससे, एनिमल से। तो ये भी प्रिंट होना चाहिए, ये भी प्रिंट होना चाहिए, बट यहाँ पे क्या होगा, ओवरराइड हो जाएगा, है ना। तो क्या प्रिंट हो जाएगा, डॉग कैन वॉक, है ना। तो देखिए ये प्रिंट हो गया, है ना। तो अब आप बोलोगे यार आपने ना एनिमल रखा है इस वजह से हो रहा है। भाई अगर मैंने एनिमल रखा है तो क्लास तो एनिमल की है ना, बट ऑब्जेक्ट किसका बनना है, डॉग का बनना है। मैंने ओबीजे वन से क्या करा, को कॉल करा, तो प्रिंट तो ये होना चाहिए था, बट क्या प्रिंट हो रहा है, ये हो रहा है। अब यार यहाँ पे माइंड में क्वेश्चन नहीं बनना चाहिए यार, मैं ना दोनों को प्रिंट कराना चाहता हूँ, जो पेरेंट क्लास के अंदर मेथड रखा हुआ है उसको भी, और आपके चाइल्ड क्लास में जो मेथड रखा हुआ है उसको प्रिंट कराना चाहता हूँ। क्या तरीका है उसका, तो उसको जानने से पहले मैं कुछ और बताना चाहूंगा। जब आप क्या करते हो, इन्वोक करते हो सुपर क्लास से, जो ओवरराइड करते हैं मेथड को, तो वहां पर क्या होता है कि ये मेथड आपके पेरेंट क्लास के मेथड को ओवरराइड कर देता है, ठीक है। तो इससे बचने के लिए क्या है, आप क्या करेंगे, सुपर कीवर्ड का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, सुपर कीवर्ड का, ठीक है। अब सुपर कीवर्ड का कैसे यूज किया जाएगा, मैं इसी कोड में करके दिखा देता हूँ। अगर मैंने, इफ आई एम यूजिंग सुपर कीवर्ड, सुपर डॉट मूव, आई एम यूजिंग सुपर कीवर्ड विद मूव मेथड, so what will be the output, our output is animal can move and dog can walk and run, okay. So let's execute. So I'm right, there is both output, animal can move and dog can walk and run, ठीक है। इस तरीके से आप ओवरराइड होने से बच सकते हैं, ओके भाई। आगे बढ़ते हैं। यार डायनेमिक बाइंडिंग तो आपने पढ़ लिया, है ना, बट यार स्टैटिक बाइंडिंग भी बता दो तो बढ़िया रहेगा, है कि नहीं। तो देखिए बाइंडिंग एक मैकेनिज्म होता है जो क्रिएट करता है लिंक को, किसके बीच में, आपके मेथड कॉल के बीच में, और जो आपका मेथड एक्चुअल इम्प्लीमेंट होता है उसके बीच में, है ना। अब यहाँ पर क्या है कि जो आप पॉलीमॉर्फिज्म में कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, ठीक है, और ऑब्जेक्ट के पास क्या होते हैं पॉलीमॉर्फिज्म में, कि पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है मैनी फॉर्म, तो इसका मतलब क्या, ऑब्जेक्ट कैन है मैनी डिफरेंट फॉर्म, है ना। अब ऑब्जेक्ट के पास जो फॉर्म होते हैं वो रिजॉल्व करता है कहाँ पे, कंपाइल टाइम पे और रन टाइम पे, है ना। बट स्टैटिक बाइंडिंग रेफर करता है टू प्रोसेस बिटवीन, लिंकिंग बिटवीन
method call and method implementation, but it is resolved at a compile time. Static, it is in static is resolved at runtime, but in static binding is resolved at compile time. So we can say that static binding is also known as compile time binding. Yeah, we can also show that early binding. इस डिपेंडेंट कि आपको क्या नाम याद रहता है आप कर सकते हो, कंपाइल टाइम बाइंडिंग भी कह सकते हो अर्ली बाइंडिंग भी कह सकते हो। ठीक है। अब यार इसके स्टैटिक बाइंडिंग की मैकेनिज्म क्या होंगे, सॉरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे ना। तो चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं स्टैटिक बाइंडिंग की। करें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिक बाइंडिंग। चलिए कमेंट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला फंडा यही है, लिंकिंग का रहेगा इस पे भी, है ना। दूसरा, आपने यहाँ लिखे है ना ऊपर रिजॉल्व मैकेनिज्म, इसका भी रहेगा। उसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ लिख देता है। ठीक है। यहाँ थोड़ा टाइम ले रहा है, मैं लिख ही देता हूँ। रिजॉल्व रिजॉल्व मैकेनिज्म। ठीक है। क्या करेगा, मेथड को मेथड इंप्लीमेंटेशन होगा, रिजॉल्व होगा कंपाइल टाइम पे। मैकेनिज्म क्या होगा, स्टैटिक बाइंडिंग यूज करेगा, टाइप ऑफ क्लास और फील्ड टू रिजॉल्व बाइंडिंग। और इस ऊपर वाले में तो आपको बता ही दिया था मैंने। अब इसके टाइप क्या आ गया, टाइप ऑफ मेथड क्या क्या आ गया इसके, टाइप ऑफ मेथड आ गया इसके प्राइवेट, फाइनल, स्टैटिक मेथड एंड वेरिएबल। यूज स्टैटिक बाइंडिंग कौन कौन यूज कर सकता है, प्राइवेट, फाइनल, स्टैटिक, स्टैटिक मेथड एंड वेरिएबल। ये सारे क्या कर सकते हैं, स्टैटिक बाइंडिंग को यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब मैं इसको एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ, एग्जांपल के थ्रू आपको और अच्छे से समझ में आएगा। मैं क्या करता हूँ, क्लास बना लेता हूँ एबीसी नाम की। ठीक है। अब इसके अंदर मैं एक स्टैटिक रिटर्न टाइप बना देता हूँ। ठीक है। पब्लिक स्टैटिक इंट ऐड नाम का, इसके अंदर पैरामीटर पास कर देते हैं एक्स कोमा एक्स कोमा इंट वाई। ठीक है, मैंने पास कर दिया। और यहाँ क्या करते हैं, रिटर्न कर देते हैं ए प्लस बी। ओके, ये चीज़ होगी। अब हम क्या करते हैं, पब्लिक स्टैटिक इंट ऐड इंट एक्स कोमा इंट वाई कोमा इंट जेड। तो देखिए यहाँ पे मैंने पैरामीटर लिख दिया, बट यहाँ पे क्या है, ये एरर दे रहा है, द मेथड रिटर्न, अच्छा रिटर्न भी करना है। तो रिटर्न एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ओके, मैंने रिटर्न कर दिया। तो कंपाइल टाइम आ गया ना यहाँ पे, डिफरेंस देखो, रन टाइम, रन टाइम, यहाँ पे रन टाइम पे हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे मैंने रिटर्न बनाया, कंपाइल टाइम पे देखो क्या होगा। मैं क्या करूँगा, मेन फंक्शन बना लूँगा यहाँ पे। ठीक है। अब यहाँ पे स्टैटिक यूज हो चुका है, स्टैटिक यूज हो चुका है, मतलब मैं ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे क्या कर सकते हो, प्रिंट करा सकते हो। कैसे प्रिंट कराएंगे, आप कॉल कराएंगे, जो आपकी एबीसी क्लास है, एबीसी क्लास से आप कॉल करा देंगे ऐड को। इसके अंदर नंबर रख देते हैं 2, और यहाँ पे रख देते हैं 3। ये रख दिया। यहाँ पे हम प्रिंट कराते हैं, और हम यहाँ पे एबीसी का यूज़ करते हैं, डॉट ऐड करा देते हैं 3 4 5। ओके, ये चीज़ होगी। हम सेव कर लेते हैं, रन कराते हैं। मैंने कहीं एरर किया है, एरर देखिए आप कहाँ पे बताया गया है इसमें। एक 1096 1102, 1096 में एरर है, और 1102 इसमें एरर है। कहाँ पे एरर है देखिए जरा। एरर तो नहीं है। रिटर्न ए प्लस बी नहीं होगा, उधर रिटर्न एक्स प्लस वाई होगा। अच्छा, एक्स प्लस वाई।
सेव करते हैं, रन कराते हैं। देखिए आ गया ना, 5, 1, 5 और 12 आ गया। ए प्लस भी मैंने ऊपर यूज किया होगा ना कहीं पे, इस वजह से मेरे माइंड में ए प्लस भी रह गया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे काम कर सकते हो। ठीक है, ये क्या आ गया आपका, कंपाइल टाइम का आ गया। ठीक है, तो ये था स्टैटिक बाइंडिंग। स्टैटिक बाइंडिंग इसको कहा जाता है। ओके, अब देखिए मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ। अगर मैं यहाँ से क्या करता हूँ, ये स्टैटिक हटा देता हूँ। ठीक है, हम क्या करते हैं यहाँ पे स्टैटिक हटा देते हैं। तो इस टाइम पे क्या होगा, अगर मैं स्टैटिक हटा देता हूँ तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, फिर ऑब्जेक्ट के थ्रू प्रिंट कराना पड़ेगा। ओके, तो ये दूसरा एग्जांपल रहेगा आपके पास। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें। यहाँ पे अब हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे इंस्टेंस इनिशियलाइजर ब्लॉक। ठीक है, हम ये पढ़ रहे हैं। तो इंस्टेंस इनिशियलाइजर ब्लॉक क्या होता है, देखो जरा। इंस्टेंस इनिशियलाइजर ब्लॉक ऑफ कोड, ठीक है, ये क्या करता है, डिक्लेयर होता है कहाँ पे, आपके क्लास के अंदर। ठीक है, जो किसके अंदर, इनसाइड अ क्लास। जो क्या करता है, इनिशियलाइज करता है आपके इंस्टेंस डेटा मेंबर को। किनको इनिशियलाइज करता है, इंस्टेंस डेटा मेंबर को इनिशियलाइज करता है। और जो इनिशियलाइज इंस्टेंस इनिशियलाइजर ब्लॉक होता है ना, वो एग्जीक्यूट करता है एक बार, किसके लिए, हर एक ऑब्जेक्ट के लिए। ओके, और क्या कर सकते हो आप, यूज कर सकते हो एक इनिशियल वैल्यू को सेट करने के लिए, एक इंस्टेंस वेरिएबल के लिए। ठीक है, आप एक इनिशियल वैल्यू सेट कर सकते हो एक इंस्टेंस वेरिएबल के लिए। ओके, और ये लिख लेना यार, रिकॉर्डिंग में अब कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग से लिख लेना। और इंस्टेंस इनिशियलाइजर ब्लॉक में सिमिलर होता है। ठीक है, किससे, आपके कंस्ट्रक्टर से सिमिलर होता है। बट एग्जीक्यूशन और इसका जो यूजेस है वो अलग है। ठीक है, कैसे अलग है मैं अभी बताऊंगा। अब यार यहाँ पे कैसे इंस्टेंस इनिशियलाइजर ब्लॉक को कैसे बनाया जाएगा, यहाँ पे एग्जांपल देखो। जैसे कि मैंने क्या करा, यहाँ पे क्लास बना लिया विजय नाम का। ठीक है, मैं यहाँ पे एक इंस्टेंस पास कर देता हूँ। मैंने क्या कर दिया, इंट एक्स, मैंने ये इंस्टेंस पास कर दिया। ठीक है, अब अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला मैंने, इंस्टेंस इनिशियलाइजर ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है एक बार हर एक ऑब्जेक्ट के लिए। और आप क्या कर सकते हो, और क्या कर सकते हो आप इसमें, आप इनिशियल वैल्यू सेट कर सकते हो, किसके लिए, इंस्टेंस वेरिएबल के लिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैंने यहाँ पे एक इंस्टेंस वेरिएबल बना दिया, और यहाँ पे क्या करूँगा, अब इसके अंदर एक इनिशियल वैल्यू सेट करूँगा। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, एक्स इक्वल टू, मैंने सेट कर दिया 12। ठीक है, ये देखिए बन गया यहाँ पे। ओके, अब ये जो आप पढ़ेंगे ना, आप इसको रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में आप देखा जाएगा यहाँ पे कि इसका ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, इस चीज़ को याद रखना। अब इंस्टेंस इनिशियलाइजर ब्लॉक का कैरेक्टरिस्टिक सुन लीजिए क्या होता है। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक होता है इंस्टेंस इनिशियलाइजर ब्लॉक का, कि आप, ये एक बार ही कॉल होता है। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, तो मैं कह सकता हूँ इंस्टेंस इनिशियलाइजर ब्लॉक इज कॉल्ड वंस एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। सेकंड क्या हो गया, कि इंस्टेंस इनिशियलाइजर ब्लॉक को ना पहले कॉल किया जाता है किसी भी कंस्ट्रक्टर से, कंस्ट्रक्टर के ऑब्जेक्ट को बनाने से पहले। ठीक है, तो मैं इसमें कह सकता हूँ कि भाई इंस्टेंस इनिशियलाइजर ब्लॉक इज कॉल्ड बिफोर एनी कंस्ट्रक्टर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इन्वोक्ड, किसी कंस्ट्रक्टर का ऑब्जेक्ट इन्वोक होने से पहले, है ना। अब थर्ड का देखिए, थर्ड पॉइंट हम कह सकते हैं, थर्ड पॉइंट में ये कह सकता हूँ कि जो इंस्टेंस इनिशियलाइजर ब्लॉक है ना, वो कॉल होगा किसके बाद, आफ्टर सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर। ठीक है, एंड थर्ड पॉइंट आप ये कह सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं आप टू एग्जीक्यूट मल्टीपल स्टेटमेंट। ओके, you can it can be used to execute multiple statement। एंड लास्ट पॉइंट, आप, पांच पॉइंट काफी रहते हैं, मैं एक और बता देता हूँ। इसका जनरली जो यूज होता है ना, वो एक तरीके से मल्टीपल वैल्यूज को इनिशिएट करने के लिए होता है, जैसे कि एरे। ठीक है, इस चीज पे आ जाइए, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, पूछ लेते हैं क्या क्या किया जाता है। अब
अब मैं बताने वाला यार इंस्टेंस इनिशियलाइजर के यूजेस क्या होते हैं। यूजेस सुन लीजिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, टू इनिशियलाइज द इंस्टेंस वेरिएबल, पहला। दूसरा, टू इनिशियलाइज द रिसोर्स यूज इन द कोड, ठीक है। थर्ड, टू परफॉर्म द डायनेमिक इनिशियलाइजेशन ऑफ द इंस्टेंस वेरिएबल। फोर्थ पॉइंट, थर्ड, 3 पॉइंट काफी है ना, 3 पॉइंट के साथ काम कर सकते हो आप, ओके। चलिए, अब मैं इसको है ना कोड के थ्रू समझाता हूँ, है ना। सो ये तो आपने कर लिया। जब आप प्रिंट कराएंगे ना तो आपको सिंपल से क्या करना है, मेन फंक्शन बनाना, क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेना, ठीक है। तो बीजे ओबीजे इक्वल टू नेम कीवर्ड का यूज करा एंड देन हम यहाँ करते हैं बीजे रख देते हैं, ये बन गया यहाँ पे, ठीक है। और मैं यहाँ पे बीजे डॉट, यहाँ पे ओबीजे डॉट, ठीक है। तो देखिए रन कराते हैं यहाँ पे, और अभी यहाँ पे एरर दे रहा है। देखिए आंसर आ गया 4980। बट ये 4980 किसका दे रहा भाई? अरे यार, ये इसने किसी और फाइल का डेटा उठा लिया ना। तो मैं इसका नाम ना ब्लॉक रख देता हूँ। कॉपी कर लेता है यहाँ से, यहाँ पे पेस्ट कर देता है इसको, पेस्ट कर दिया, ठीक है। हो गया सर आपका, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको क्लास का नाम चेंज कर दिया है, इसको कमेंट करते हैं। मैं एक बार एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे, बढ़िया सर। अब इस बार हम क्या करेंगे, बिना कोई इंस्टेंस बनाए उसमें आउटपुट प्रिंट करते हैं, ठीक है। तो क्लास जी एच आई रख देते हैं, ठीक है। और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, क्लास तो बना दिया हमने, प्रिंट करा देता हूँ। इंस्टेंस इनिशियलाइजर ब्लॉक बनाया मैंने। ये जो होता है ना, ये इंस्टेंस इनिशियलाइजर ब्लॉक होता है, ठीक है। ये बनाया, इसके अंदर हम प्रिंट करा देते हैं इनसाइड इनिशियलाइजर ब्लॉक, ओके। अब हम क्या करते हैं, एक मेथड और बना लेते हैं। मेथड का नाम मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना देता हूँ, ठीक है। जी एच आई नाम पे मैंने कंस्ट्रक्टर बना दिया, ओके। और हम यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं इनसाइड कंस्ट्रक्टर, इनसाइड सी ओ एन एस टी आर यू टी आर यू सी इनसाइड कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अब हम देखेंगे कि पहले ये प्रिंट करता है या पहले कंस्ट्रक्टर प्रिंट होता है, ठीक है। तो मैं मेन फंक्शन बना लेता हूँ और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देते हैं जरा, जी एच आई ओबीजे इक्वल टू न्यू कीवर्ड का यूज़ करा एंड जी एच आई, ठीक है। अब देखते जरा प्रिंट क्या होता है, चलिए रन कराते हैं। तो आपका देखिए इंस्टेंस इनिशियलाइजर ब्लॉक पहले प्रिंट हुआ, फिर कंस्ट्रक्टर हुआ। मैं इसको उठा के नीचे रख देता हूँ, फिर देखते क्या होता है। पेस्ट कर दिया, इसको हटा देते हैं यहाँ से, सेव कर लेते हैं, फिर से रन कराते हैं। तो देखिए पहले क्या प्रिंट हो रहा है, आपका इंस्टेंस इनिशियलाइजर पर प्रिंट हो रहा है, ठीक है। बट ऐसा नहीं होता, इसमें कुछ जेवीएम का फंडा है। ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, तो ये आप चेक करके आना कि भाई इंस्टेंस इनिशियलाइजर ब्लॉक क्यों प्रिंट हो रहा है पहले, ठीक है। सो आज के लिए मैं इतना ही रखूँगा इंस्टेंस इनिशियलाइजर तक। बाकी कल क्वेश्चंस कराऊंगा इसके ऊपर, इससे रिलेटेड थोड़े से। बाकी हम कल मिलते हैं, ठीक है।